हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले या ना बदले वक्त ज़रूर बदलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके अंदर जुनून है, आपके रगों में खून की जगह अगर जुनून दौड़ता है दोस्तों, तो आप अपनी मेहनत के दम पर उस मंजिल को, अपनी औकात दिखा सकते हो और अपने वक्त को बदल सकते हो। एकमात्र तुम ही हो दोस्तों, खुद ही हो अपने आप जो भी कुछ कर सकते हो दोस्तों, और दूसरा आपका कोई भी सहयोगी साथ नहीं देगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और सेशन आज 4 जनवरी 2022 करंट अफेयर्स की अपन बात करने वाले दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। कॉपी पेन उठा के बैठ जाइएगा दोस्तों, और ध्यान रखना एक एक बात को आपको नोट करते हुए चलना है। चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने हाल ही में कार्ड टोकनाइजेशन के लिए किस कंपनी के साथ करार किया? देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपना बात करते हैं एसबीआई बैंक के उदय की, कि एसबीआई बैंक का उदय कैसे हुआ है। देखिए दोस्तों, मैं बात करता हूँ सन 1806 की। कब की बात करते हैं दोस्तों? 1806 में मैं बात करता हूँ साथियों। तो एक बैंक था कलकत्ता बैंक। कौन सा बैंक था? कलकत्ता बैंक था दोस्तों। और कलकत्ता बैंक के साथ में मिला था दोस्तों कौन से बैंक? एक तो बैंक मिला मद्रास बैंक दोस्तों, ध्यान रखना। और एक बैंक मिला था दोस्तों इसके साथ, कौन सा? बॉम्बे बैंक। कौन सा बैंक दोस्तों? बॉम्बे बैंक मिला था दोस्तों। इन तीनों बैंकों का विलय किया गया। और तीनों बैंकों का जब विलय किया जाता है दोस्तों, ये विलय होता है इनका 1921 में। कब होता है दोस्तों? 1921 में। और इसका नाम रखा जाता है उस समय इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम रखा जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या नाम रखा गया है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात की गई थी। उसके बाद में दोस्तों इसमें ध्यान रखना आप लोगों को, धीरे धीरे ये चलता रहा और इसका जो नाम एसबीआई रखा गया, वो नाम रखा गया एसबीआई 1955 में। कब रखा गया दोस्तों? 1955 में। अगर मैं डेट की बात करता हूँ तो 1 जुलाई 1955 में इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? एसबीआई कर दिया गया। तो ध्यान रखना, यहाँ से अगर पूछा जाए कि एसबीआई बैंक का उदय कैसे हुआ है, तो एसबीआई बैंक कैसे आया दोस्तों? पहले 1806 में हमारे पास था कौन सा बैंक? कोलकाता बैंक। कौन सा बैंक था दोस्तों? कलकत्ता बैंक था। और कलकत्ता बैंक के साथ में मद्रास बैंक और बॉम्बे बैंक जैसे ही शामिल हुआ, तो 1921 में इसका नाम कर दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और फिर 1955 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो उसने आंसर 1806 को माना था, क्योंकि वहाँ पर ना तो 1921 था और ना ही 1955 था। तो ध्यान रखना इस बात का। अगर हमारे पास इन विकल्पों में से कोई सा भी आ जाता है तो आंसर वही माना जाएगा, और अगर तीनों ही आ जाते हैं तो आंसर माना जाएगा 1955। क्या माना जाएगा? 1955, क्योंकि एसबीआई जो बना है वो 1955 में बना है। तो अब इसका क्वेश्चन का आंसर है, किस कंपनी के साथ साझा किया है दोस्तों? इसने पेटीएम के साथ साझा किया है, जो कि एक ऑनलाइन भुगतान है। अगर मैं बात करूं दोस्तों एसबीआई बैंक की, तो एसबीआई बैंक के वर्तमान में जो एसबीआई बैंक के चेयरमैन है, या वर्तमान में एसबीआई बैंक के जो अध्यक्ष है दोस्तों, वर्तमान में एसबीआई बैंक के अध्यक्ष है दोस्तों दिनेश कुमार खारा। कौन है दोस्तों? दिनेश कुमार खारा। कौन है दोस्तों? दिनेश कुमार खारा वर्तमान में एसबीआई बैंक के क्या हैं? चेयरमैन हैं। तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा? पेटीएम होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कॉपी पेन लेके अवश्य बैठना साथियों। जो भी मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ, जो भी आप लोगों को मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ, उसके वो अति महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। उसमें से एग्जाम में प्रश्न छपने की प्रोबेबिलिटी, संभावना, प्रायिकता जो भी बोलते हैं, वो ज़्यादा रहेगी दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, इसके कुछ डिटेल देख लेते हैं। डिटेल में ऐसा कुछ नहीं, जो मैंने सब कुछ बता दिया। एसबीआई कार्ड्स के लिए सर्विसेज, कार्ड धारकों को सुरक्षा टोकनाइजेशन के लिए किसके साथ भुगतान कर रहा है? पेटीएम के साथ में भुगतान कर रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की।
क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने इस प्रकार से है कि किस राज्य ने हाल ही में पेंशन भोगियों को 2022 के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली, ध्यान रखना ये महत्वपूर्ण, डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली किसने शुरू की है दोस्तों? ओडिशा ने। किसने शुरू की है? ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, ओडिशा के जो सीएम है दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। कौन है दोस्तों? नवीन पटनायक जी ने इस डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली को शुरू किया है, जिसके अंदर पेंशन भोगियों को 2022 में अच्छे से सुविधा हो सके। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ पर, तो ध्यान रखना यहाँ पर प्रश्न, उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? नवीन पटनायक। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका देख लेते हैं थोड़ा सा अपन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने 2022 सत्यापन जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, इनको मरणोपरांत किस प्रेस क्लब द्वारा 2021 के लिए, किसके लिए दोस्तों? 2021 के लिए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, किसका? जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है दोस्तों, और वो किया है मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? मुंबई प्रेस क्लब के द्वारा। और ध्यान रखना दोस्तों, इनको मरणोपरांत दिया है। मरणोपरांत देने का मतलब ये होगा कि व्यक्ति तो हमारे पास है नहीं, तो सर दिया किसको है? ये दिया है दोस्तों इनकी पत्नी को, और इनकी पत्नी का नाम है फ्रेडरिक सिद्दीकी। कौन है दोस्तों? फ्रेडरिक सिद्दीकी। कौन है दोस्तों इसकी इनकी पत्नी का नाम? फ्रेडरिक सिद्दीकी ने इसको लिया है, फ्रेडरिक सिद्दीकी। कौन है दोस्तों? फ्रेडरिक सिद्दीकी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर फिर से एक और बैंक का क्वेश्चन आ गया कि बलदेव प्रकाश को हाल ही में 3 वर्ष के लिए किस बैंक का नया एमडी और सीईओ चुना गया है या नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ध्यान रखना ये किया गया जम्मू और कश्मीर बैंक का। किसका दोस्तों? जम्मू और कश्मीर बैंक का। यानी कि हमसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी या सीईओ कौन है? तो कौन है दोस्तों? बलदेव प्रकाश। कौन है? बलदेव प्रकाश। कितने समय के लिए इनको नियुक्त किया गया है? वापस 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए दोस्तों? 3 वर्ष के लिए। चलिए साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसका एक्स्ट्रा क्या है। जम्मू कश्मीर के लिए बलदेव प्रकाश को 3 वर्ष के लिए एमडी नियुक्त किया गया। उनके नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के 10 अप्रैल 2022 जो भी पहले से वो कौन कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। और ध्यान रखना साथ ही आर के छिब्बर, दोस्तों ये भी ध्यान रखना, आर के छिब्बर को बैंक के बोर्ड अतिरिक्त निदेशक, बैंक में क्या बनाया है? अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है। किसको? आर के छिब्बर को। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बैंक का आ गया दोस्तों, और ध्यान रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीआई कौन सा बैंक है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो अपन इस आरबीआई की बात करते हैं, इसकी स्थापना कब होता है दोस्तों? सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना होती है मेरे प्यारे साथियों 1 अप्रैल 1935 को। कब होती है? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है दोस्तों। ध्यान रखना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बैंक की स्थापना होती है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है दोस्तों, इसका राष्ट्रीयकरण होता है कब? 1 जनवरी, राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949। कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ है दोस्तों इसका मुख्यालय? मुंबई में। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरी अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके अंदर, इसमें मैं अगर आपके सामने और बात करूँ साथियों, तो इसके मैं बात करूँ इसके प्रथम गवर्नर, अगर मैं इसके फर्स्ट गवर्नर की बात करता हूँ आपके सामने, तो फर्स्ट गवर्नर है ओसबोर्न स्मिथ। कौन है दोस्तों? ओसबोर्न स्मिथ। इसके अगर फर्स्ट गवर्नर की बात करें तो ओसबोर्न स्मिथ। कौन है दोस्तों? ओसबोर्न स्मिथ, ओसबोर्न स्मिथ। और अगर मैं बात करूँ प्रथम भारतीय गवर्नर, तो इसके प्रथम भारतीय गवर्नर कौन से दोस्तों? प्रथम भारतीय गवर्नर हैं सी.डी. देशमुख। कौन है दोस्तों? सी.डी. देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर हैं। और वर्तमान की बात करता हूं दोस्तों मैं, तो वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं, वर्तमान में गवर्नर हैं दोस्तों इसके कौन? शक्तिकांत दास। तो वर्तमान में जो गवर्नर हैं इसके कौन हैं? शक्तिकांत
दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। तो इतनी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जानकारी रखनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। इसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। इसका मुख्यालय होता है मुंबई में। इसके प्रथम गवर्नर होते हैं ओसबोर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय होते हैं CD देशमुख। वर्तमान में है शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के हैं। 24वें नंबर के थे उर्जित पटेल। ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। और इसकी KYC के अपडेट की समय सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? 31 मार्च 2022 कर दी गई है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप नोट भी कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, बिना पेन चलाए अगर आप रजाई में बैठे बैठे या रजाई में लेटे लेटे क्लास को देख रहे हो दोस्तों, तो समझ लेना कि आप मेहनत करने से डर रहे हो। उठो, रजाई से बाहर निकलो और अपने कॉपी पेन उठाओ और अच्छे से मेहनत करो, ताकि जो अपने माँ बाप को जो सपना दिखाया है या माँ बाप की आंखों में जो आपके प्रति जो सपना है दोस्तों, वो जल्द से जल्द क्या हो सके, पूरा हो सके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उसमें मैं आपको इतनी अच्छी जानकारी देने वाला हूँ ना कि समझ लेना कि वो सीधे सीधे एग्जाम में छपने की प्रबल प्रायोरिटी रहेगी, प्रबल संभावना है दोस्तों, ध्यान रखना। सबसे पहला प्रश्न इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने कौन सा अभियान चलाया है? पढ़े भारत अभियान। ध्यान रखना, 2 प्रश्न हो गए हमारे एक में ही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कौन सा अभियान चलाया? पढ़े भारत अभियान। कितने दिवस का है? 100 दिवसीय। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन की बात कर ली दोस्तों। साथियों, यहाँ पर एक आया शिक्षा। क्या आया है दोस्तों? शिक्षा। तो ध्यान रखना, यहाँ से बहुत प्यारा सवाल बनता है साथियों हमारा। और वो क्वेश्चन क्या बनता है? वो बनता है मेरे दोस्तों, शिक्षा का मैग्ना कार्टा। क्या दोस्तों? शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना, शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों वुड डिस्पेच। किसको कहा जाता है? वुड डिस्पेच। तो ध्यान रखना, वुड डिस्पेच कौन सा है दोस्तों? वुड डिस्पेच है, जो कि 1854 में आया था। और ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था दोस्तों डलहौजी। किसके में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। यानी कि उस समय जो वायसराय थे भारत में, जो कौन थे? डलहौजी थे। और 1854 में शिक्षा का मैग्ना कार्टा आया है, जिसका नाम क्या था? वुड डिस्पेच। क्या नाम है दोस्तों? वुड डिस्पेच। और कब आया था? 1854 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे अच्छे से नोट कर लेना दोस्तों इसको। अगली मैं बात करूँ दोस्तों, इसमें आपको और बताना समझाना चाहूँ मैं आप लोगों को, तो और ध्यान से समझने की कोशिश करना। और आता है इसमें, देखो, शिक्षा किस सूची का विषय है? एक तो यहाँ पर आता है। अगर मैं वर्तमान की बात करूँ मित्रों, तो मेरे प्यारे लाडलो, वर्तमान में जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय है? वर्तमान में है ये समवर्ती सूची का विषय। कौन सी सूची का दोस्तों? समवर्ती सूची का। देखिए, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर होता है केंद्र सरकार का अधिकार, या केंद्र सरकार के जो भी कार्य होते हैं वो संघ सूची में आते हैं। राज्य सूची के अंदर राज्य सरकार के कार्य आते हैं। और दोनों के जो मिक्स होते हैं, या दोनों का योगदान जिसमें होता है दोस्तों, वो आता है किसमें? समवर्ती सूची में। तो ध्यान रखना दोस्तों, आप लोगों को शिक्षा वर्तमान में किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। तब दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, सर ये पहले किस सूची का था? पहले था दोस्तों ये राज्य सूची का। कौन सी सूची का? राज्य सूची का। कब इसको चेंज किया गया? 44वां संविधान संशोधन, 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में शिक्षा को राज्य सूची का दर्जा दिया गया। तो ध्यान रखना, इसका आंसर है 100 दिवसीय पढ़े भारत अभियान किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने स्टार्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें मैं आप लोगों को बहुत एक्स्ट्रा जानकारी देने वाला हूँ। नोट करना शिद्दत से, जो सीधा सीधा एग्जाम में छपती है।
सबसे पहले बात करते केंद्र सरकार ने हाल ही में जनगणना 2021 को कब तक स्थगित करने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न की बात करेंगे अपन बाद में। पहले इसके अंदर क्या क्या हमारे को महत्वपूर्ण जानकारियां याद रखनी है उसकी अपन बात करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले तो यहाँ पर एक शब्द आया जनगणना। तो सबसे पहला ही प्रश्न मेरे सामने ये उठता है कि जनगणना, देखो इसमें आपको सीधा सीधा पता लग रहा है किसने, केंद्र सरकार ने। तो आपको सीधा सीधा पता लगा कि केंद्र सरकार किसके अंतर्गत, जनगणना किसके अंतर्गत आती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत। और केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी जो कार्य होते हैं कौन से सूची के होते हैं, संघ सूची के। तो पहला ही प्रश्न तुम्हें यह ध्यान रखना है कि संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का विषय है ये, संघ सूची का विषय है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये संघ सूची का विषय है। चलिएगा, दूसरी बात करें दोस्तों जनगणना। जनगणना एक आती है दोस्तों जनसंख्या, क्या आती है, जनसंख्या। तो जनसंख्या में और जनगणना में अंतर है, ध्यान रखना। जनसंख्या जो है ये है समवर्ती सूची का, कौन सी सूची का दोस्तों, समवर्ती सूची का विषय है। तो जनगणना है संघ सूची का विषय, जनसंख्या है समवर्ती सूची का विषय। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आगे इसमें कि सर जनगणना की शुरुआत कब से होती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, दो बातें ध्यान रखना। एक तो आती है 1872, और 1872 में जो कौन थे, वो थे दोस्तों लॉर्ड मेयो। कौन थे दोस्तों, लॉर्ड मेयो थे। कौन थे दोस्तों यहाँ पे, लॉर्ड मेयो। ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ पे कौन थे, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के काल में सर्वप्रथम, सबसे पहले सर्वप्रथम क्या की गई है, जनगणना की गई है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन यहीं पर पूरा नहीं होता। जनगणना सर्वप्रथम 1872 में की गई थी, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों दशकीय आधार पर। कौन से आधार पर दोस्तों, दशकीय आधार पर जो जनगणना है दोस्तों, कौन से आधार पर, दशकीय। दशकीय का मतलब होता है प्रत्येक 10 वर्ष पर। तो दशकीय आधार पर जनगणना होती है 1881 से। कब से होती है, 1881 से। और लॉर्ड रिपन के काल में, किसके काल में दोस्तों, लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में दशकीय आधार पर जनगणना की जाती है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाए कि सबसे पहले जनगणना, सर्वप्रथम जनगणना यानी कि सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी। तो ध्यान रखना दोस्तों, सर्वप्रथम जो जनगणना की गई थी वो की गई थी अमेरिका में। किस में की गई थी दोस्तों, अमेरिका में की गई थी। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट अमीरात, यानी कि अमेरिका में की गई थी सर्वप्रथम जनगणना। ध्यान रखना कितने फैक्ट मैंने आप लोगों को इसमें बताया। सबसे पहले कि जनगणना किस सूची का विषय है। तो जनगणना किस सूची का विषय है भाई, तो जनगणना है दोस्तों हमारी किस सूची का विषय, तो ध्यान रखना संघ सूची का विषय। जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय। उसके बाद बात करें दोस्तों अपन यहाँ पर जनगणना सर्वप्रथम कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो। दशकीय आधार पर 1881 में लॉर्ड रिपन। सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई, अमेरिका में हुई। समझ में आ रही है। अब आओ यहाँ पे, केंद्र सरकार ने हाल ही में जनगणना 2021 को कब तक स्थगित करने की घोषणा की है दोस्तों, सितंबर 2022 तक। कब तक दोस्तों, सितंबर 2022 तक जनगणना को स्थगित कर दिया गया है। और आपको पता होगा अब हाल ही में एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, इसकी वजह से यहाँ पर इस जनगणना को स्थगित किया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। ये रहा दोस्तों यहाँ पे इसका और विस्तार से थोड़ा। केंद्र सरकार ने हाल ही में जनगणना 2021 को सितंबर 2022 तक स्थगित कर दिया है, जबकि इससे पहले दिसंबर 2021 में जिलों, उपजिलों, तालुक, तहसीलों, पुलिस स्टेशनों आदि सीमाओं को फ्रीज करने के कार्य को जून 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है खेल से संबंधित। भारतीय टीम के किस खिलाड़ी को हाल ही में 34वां टेस्ट कप्तान, ध्यान रखना, हाल ही में भारत दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर गया हुआ है और वहां पर टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है, और वो बनाया गया है KL राहुल को। किसको बनाया है दोस्तों, KL राहुल को। ये ध्यान रखना 34वां टेस्ट कप्तान है। कौन सा है, 34वां टेस्ट
कप्तान है। चलिएगा दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। वैसे इसमें कुछ नहीं है, अभी हाल ही में मैंने कल भी बताया था, हाल ही में अंडर 19 कौन सा कप हुआ है? एशिया कप। कौन सा कप दोस्तों? एशिया कप। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अंडर 19 एशिया कप है, जो किसने जीता है? इंडिया ने जीता है। किसको हराकर सर जी? ये हराया किसको है इसने? श्रीलंका को। किसको हराया है? श्रीलंका को हरा करके भारत ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीत लिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये भी ध्यान रखना इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक, पहले तो ध्यान रखना, अब्दुल्ला हमदोक किस देश के प्रधानमंत्री थे? जो थे, ये ध्यान रखना है, ने सैन्य तख्ता पलट के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ध्यान रखना, सेना ने विद्रोह कर दिया दोस्तों इनके साथ में, और विद्रोह करने के कारण इनको अपने पद से क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। और ये कहाँ के हैं? सूडान के हैं। तो ध्यान रखना, सूडान के प्रधानमंत्री जिन्होंने हाल ही में क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया। याद हो जाएगा दोस्तों, कहाँ के? सूडान के। कौन है? अब्दुल्ला हमदोक। कौन है? अब्दुल्ला हमदोक है। और ध्यान रखना, सूडान की जो राजधानी है दोस्तों वो है खार्तुम। क्या है? खार्तुम सूडान की क्या है दोस्तों? राजधानी है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और बातें करते हैं अपन आगे। इसमें देखिएगा दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है? सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने हाल ही में सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध, व्यापक लोकतंत्र समर्थक विरोध के बीच में अपने पद से इस्तीफा दिया है। सूडान के सत्ता हस्तांतरण सरकार में आमजन का एक चेहरा माना जाता है। हाल ही में अक्टूबर 2021 में समझौते के तहत दोबारा नियुक्त किया गया था। यानी कि पहले इनको नियुक्त किया गया था दोबारा से, ये वापस से फिर से इनके क्या गया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का ये सेशन अपन यहीं पर रखेंगे। अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। कॉपी पेन लेके बैठा करो दोस्तों। तो इसका आंसर अपना क्या था? सूडान था दोस्तों। तो साथियों कॉपी पेन लेके बैठो, अच्छे से मेहनत करो। माँ बाप का सपना पूरा होना चाहिए। हर हाल में कुछ भी करो, लेकिन उस माँ बाप की आंखों में जब भी आंसू हों तो वो खुशी के आंसू होने चाहिए, वो दुख के आंसू नहीं होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर करना, और क्लास को लाइक अवश्य करना दोस्तों। और कोई भी आपको इसमें दिक्कत आ रही है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और बताइएगा। आपको हमारे सुझाव दीजिएगा दोस्तों, क्या क्या हमारे इसमें कमियां हैं, क्या क्या इसमें क्या क्या इसमें हमें कंटेंट क्या क्या जोड़ना है। आपके सुझाव पर हम अवश्य चर्चा करेंगे। तो साथियों अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है और अच्छे से मेहनत करनी है। उम्मीद करता हूँ कि इस नव वर्ष में 2022 में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लो। तो मिलते हैं दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को आपको करना है लाइक। क्या करना है दोस्तों? क्लास को करना है लाइक। इसके साथ साथ फ्रेंड्स के साथ में करना है शेयर, और आपके अपने चैनल को करना है सब्सक्राइब। और कोई भी समस्या हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, आपकी बातों को अवश्य सुना जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।